दोस्तों, एक बार फिर से मैं भूपेंद्र कुमार कुछ विशेष कुछ खास लेकर के आपके बीच में एक बार फिर से जुड़ा हूं। तो साथियों, आज का विषय बड़ा ही इंटरेस्टेड है। क्या वाकई बांग्लादेश में हाहाकार मच गया है सत्ता पलट को लेकर के? यानी कि क्या वहां जो सत्ता चल रही है वो अब आर्मी के हाथों में चली जाएगी? क्या आर्मी चीफ अब बांग्लादेश में पूरे तंत्र को संचालित करेंगे? यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, यह उदाहरण कई बार देखने को मिला है जब सत्ता सैन्य हाथों में चली गई। तो साथियों, आज हम इन्हीं बातों को आपसे शेयर करने वाले हैं कि आखिर बांग्लादेश में क्या अब वह दो भागों में बंट जाएगा? क्या वो वहां के 1.3 करोड़ हिंदू, इतने बड़े पैमाने पर हिंदुओं का जो अल्पसंख्यक वर्ग का जो वहां शोषण हो रहा है, तो क्या साथियों अब वे अलग राष्ट्र की मांग कर रहे हैं? तो क्या बांग्लादेश अब विभाजित हो जाएगा? तो साथियों, ऐसी ढेर सारी बातों को लेकर के हम आपसे जुड़े हैं। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा क्लास खत्म होने के बाद। और हां, अगर आप पहली बार हमारी चैनल पर बने हैं तो साथियों इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, आज हम बात करेंगे कि वास्तविक हालात क्या है बांग्लादेश के। तो इसमें सबसे पहले आप देखेंगे, आपको यूनुस साहब देखने को मिलेंगे जो कि बांग्लादेश के पूरे सिस्टम को संभाल रहे हैं, जो 2024 में शेख हसीना के भारत भाग जाने पर सत्ता पर काबिज हुए। और कहा जाता है कि छात्रों के द्वारा ही इनकी अगुवाई किया गया था, खास करके छात्रों के सपोर्ट से ही वे वहां सत्ता पर काबिज हुए थे। तो हम आपसे सबसे पहले बात करेंगे कि आखिर ये यूनुस साहब कौन है, उसके बाद शेख हसीना जी कौन है, जो अभी 2024 में आपने सुना था कि वे भारत भाग आई थी और बांग्लादेश से उनके हाथों से सत्ता ले ली गई थी। तो साथियों, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि यूनुस साहब कौन है। जैसा कि इमेज में आप देख पा रहे होंगे, 1940 में एक बांग्लादेशी अर्थशास्त्री, उद्यमी, नागरिक समाज सेविक थे। ये एक नेता थे, समाज सेविक थे। 2024 से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार के रूप में कार्य कर रहे थे। देख सकते हैं आप कि यूनुस ने माइक्रो क्रेडिट, माइक्रो फाइनेंस की आधुनिक अवधारणा का बीड़ा उठाया है। 2006 में बांग्लादेशी के रूप में इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से भी दोस्त नवाजा गया है। कहा जाता है कि वही यूनुस खान साहब है जो चटगांव के हथजारी में यूनुस ने यहां पर कॉलेजियम स्कूल और चटगांव कॉलेज से ये मैट्रिक इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण किया। ढाका विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई पूरी की और चटगांव कॉलेज से लेक्चरर के रूप में ये शामिल हुए। संयुक्त राज्य अमेरिका में वेंडरबिल्ट विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में पीएचडी भी इन्होंने कर रखी है। आगे देखेंगे आप, इनसे पहले जो बांग्लादेश पर काबिज थी शेख हसीना, तो यहां हम क्लियर कर दें आपको कि शेख हसीना को उखाड़ फेंकने के बाद राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने छात्र नेताओं की नियुक्ति के आह्वान को स्वीकार करते हुए अंतरिम सरकार बनाने का जनादेश दिया था और यह सत्ता यूनुस जी के हाथों में सौंपी थी। राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने क्या किया था, सत्ता को चलाने की जिम्मेदारी यूनुस साहब को दी थी। अब यहां पर साथियों समझने की बात है कि यूनुस की सरकार ने बांग्लादेश के संविधान में संशोधन का मसौदा तैयार करने के लिए एक संवैधानिक सुधार आयोग की नियुक्ति किया था और 2026 तक अगला आम चुनाव कराने का संकल्प लिया था कि मैं अब आम चुनाव होगा प्रॉपर तरीके से और चुनाव में जो जीतेगा वही सत्ता पर बनेगा। 2024 में 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में सूचीबद्ध किया जाता है, तो इनका नाम आता है उसमें। 2025 में टाइम मैगजीन के दुनिया के 100 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से ये यूनुस साहब शुमार थे। अब साथियों, ये बार बार कह रहे हैं कि 2026 तक हम चुनाव कराने की बात किए हैं, लेकिन अब यहां पर ट्विस्ट क्या है, चीजें यहां पर बदल क्या रही हैं कि बीच में कुछ ऐसी गतिविधियां हुई, कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं कि अब आर्मी चीफ, हम आगे आपको बताने वाले हैं, अब वे साफ कह रहे हैं कि या तो आप चुनाव कराइए या अपने सत्ता पद से इस्तीफा दीजिए। अब यहां इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इनसे पहले इस बांग्लादेश के अंतर्गत शेख हसीना ही सत्ता पर काबिज थी, कि जो कि शेख मुजीबुर रहमान साहब की पुत्री हैं और कहा जाता है कि ये बांग्लादेश में
सत्ता पर 2 बार काबिज हुई। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बांग्लादेशी राजनीतिज्ञ हैं, 1996 से जुलाई से लेकर के 2001 तक ये सत्ता पर बनी रही, और फिर दूसरी बार ये 2009 से लेकर के 2024 तक बांग्लादेश के अंतर्गत 10वीं प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता पर काबिज रही। ध्यान से सुनना दोस्त, जो मैं आपको बताने चल रहा हूं कि इनके कार्यकाल के अंतर्गत देखा जाता है कि इनका दूसरा कार्यकाल देश की स्वतंत्रता के बाद से सबसे लंबा प्रशासन रहा है। आलोचकों ने तानाशाही और कुलीन तंत्र के रूप में इन्हें वर्णित किया है। आलोचकों ने इन्हें तानाशाह कहा, बांग्लादेश के अंतर्गत इन्हें तानाशाह कहा। इनका जो सिस्टम रहा वो कुलीन तंत्र के रूप में संबोधित किया गया। साथियों, ये वही शेख हसीना है जिन्होंने बांग्लादेश के संस्थापक राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं। तो ये एक बड़ा चेहरा है। मैं आपको बता दूं कि 1975 में भी शेख मुजीबुर रहमान के शासन के दौर में भी आर्मी जो चीफ थे, मिलिट्री वालों ने वहां के बांग्लादेश के अंतर्गत एक विद्रोह किया था और इनकी उसी विद्रोह में हत्या भी हो गई थी, जिससे कि ये बांग्लादेश का जो प्रशासन था या तंत्र जो था वो मिलिट्री हाथों में चला गया। सैन्य शासन की वहां पर आप स्थिति देख सकते हैं, और वही स्थिति यूनुस साहब के समय फिर से देखने को मिल रही है। अब मैं आपको क्लियर कर दूं कि शेख हसीना जी के बारे में कहा जाता है कि तुंगीपारा शेख राजनीति के परिवार से बिलोंग करती थी, लेकिन हुआ क्या, 2009 और 2024 में इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप प्रतिरोप लगाए गए। आर्थिक प्रबंधन है ना, कुप्रबंधन और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार वाली सरकार इनको बताया गया, जिसके कारण विदेशी ऋण में वृद्धि, मुद्रास्फीति में वृद्धि, युवा बेरोजगारी और बैंकिंग अनियमितताएं इनके ऊपर लादा गया, बताया गया, थोपा गया। इन सब अनियमितताओं के कारण ही कहा जाता है कि इनके सरकार के दौरान अवैध तरीके से बांग्लादेश से 150 अरब अमेरिकी डॉलर 17.6 लाख का करोड़ टका का बाहर निकल जाना, इनके ऊपर एक आरोप लगाया गया। 2022 में हसीना के इस्तीफे की मांग को लेकर के सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हुए। 2024 में सरकारी नौकरियों में कोटा में सुधार की मांग को लेकर के पूरे देश में, बांग्लादेश में छात्र विरोधी प्रदर्शन जगह जगह शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन के कानून का प्रवर्तन एजेंसियों और अर्धसैनिक बलों के द्वारा क्रूर दमन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों का नरसंहार शुरू हुआ। शेख हसीना ने क्या किया कि वहां पर मिलिट्री के द्वारा वो जो छात्र थे, जो भी सड़कों पर उतर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उनका क्रूरता से दमन किया गया, और यह सब इनके लिए बड़ा ही घातक हुआ। अगस्त तक विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ बड़े पैमाने पर विद्रोह में बदल गया। अंततः हसीना का इस्तीफा और ये अपनी जान बचा करके भारत भाग आई। तो आपने देखा इनके बाद ही क्या हुआ था, शहाबुद्दीन जो बांग्लादेश के राष्ट्रपति थे, उन्होंने यूनुस जी के संरक्षण में, देखभाल में पूरा तंत्र सौंप दिया कि अब ये बांग्लादेश अब ये चलाएंगे। अब मेरी बात को समझिएगा दोस्त, देखिए, यहां से मैं यहां से आपको बात क्लियर करना चाहता हूं। ये देखिए, ये साहब आर्मी चीफ हैं जो कि बांग्लादेश के जनरल वकार साहब हैं। ये वही वकार साहब हैं जो शेख हसीना के समय भी यही मिलिट्री चीफ थे। और मैं आपको एक दूसरी चीज भी बता दूं कि शेख हसीना के ये बहनोई भी हैं, यानी कि ये कहीं ना कहीं से आप देख रहे हो कि ये इनके रिश्ते में भी आते हैं। तो ये वही जनरल साहब हैं, जनरल वकार। अब जनरल वकार ने क्या किया, यूनुस खान, लाजमी सी बात है कि कोई भी प्रशासन, कोई भी तंत्र तभी चलता है जब उस पर भाई उसको चलाने के लिए भाई आपने आदेश दिया, मंत्रालय से डिस्कशन हुआ, कुछ बातें निकल करके आई, लेकिन उस तंत्र को संभालने के लिए होता कौन है, फौज होती है। व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त व्यवस्थित बनाने के लिए आर्मी होती है। अब यहां पर देखने को मिल रहा है कि यूनुस खान जो अभी वर्तमान में है बांग्लादेश के अंतर्गत व्यवस्था को जो चला रहे हैं, जिनकी सरकार है इस समय, अब उनके विमुख जा रहे हैं वकार साहब। जनरल वकार साहब साफ कह रहे हैं, आप यहां पर देख सकते हैं, ये वकार साहब आर्मी चीफ है, ये जनरल साहब साफ कह रहे हैं कि बांग्लादेश में अंतरिम सरकार अब बनेगी। मैं राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन से मिलने जा रहा हूं, हमें उम्मीद है कि दिन ढलेंगे,
कोई ना कोई समाधान जरूर निकलेगा। विपक्ष के सभी राजनीतिक दलों से भी बात की गई है। अभी यह साफ नहीं है कि सरकार की अगुवाई कौन करेगा। अब यहां पर देखिए यूनुस जी के लिए अब एक बहुत बड़ी समस्या आ गई। हां, आर्मी चीफ अब उनके विरोध में उतर आए। अब यहां पर यूनुस जी के लिए बड़ी समस्या आ गई। ये बार बार कह रहे हैं कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमें कोई डेवलपमेंट यहां करने ही नहीं दिया जा रहा है, मैं इस्तीफा दे दूंगा। अभी तक इन्होंने साफ यही कहा है कि मैं 2026 में चुनाव कराऊंगा, जो कि मैं 2024 में जब शपथ लिया था तो उसी समय मैंने बताया था। अब यहां जनरल वकार साहब कह रहे हैं कि नहीं, अभी तक आपने कुछ नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं किया। यहां तक कि जो मांगे थी यहां के युवाओं के रोजगार को लेकर के, यहां की व्यवस्थाओं को लेकर के, हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर के आपने ऐसा कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया। बस आप आनंद लूटते रहे हैं, है ना, देशाटन किए और यहां शासन प्रशासन का लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसी स्थितियों में यूनुस खान को अब यह पता चल गया था कि जनरल वकार जो है ये अब साफ तरीके से इनके विरोध में उतर आए हैं। अब यूनुस जी तो शुरुआत में इनको अपने साथ सोचे कि है ना, साथ में ही रखते हैं, क्योंकि बिना फौज के, बिना आर्मी के शासन चलाना मुश्किल है। लेकिन इनको यह भी पता था कि जब शेख हसीना प्रधानमंत्री थी उस समय जनरल वकार साहब ही थे आर्मी चीफ, लेकिन इन्होंने भी शेख हसीना को सुरक्षित संरक्षण नहीं दे पाए थे, उनकी भी सुरक्षा करने में असमर्थ थे। उन्हें अपनी जान बचाने के लिए भारत भाग करके जाना पड़ा। तो यूनुस खान इतना कंफर्म है कि अब ये हमारे साथ रहे या ना रहे, भाई ये शेख हसीना के बहनोई भी हैं, रिश्तेदार भी हैं, और उस समय भी जब उसकी सुरक्षा नहीं कर पाए थे तो ये हमारी क्या करेंगे। अब ऐसी स्थितियों में आप देख सकते हैं कि यूनुस खान जी से ये कई बार बात करके चीजों को संतुलित करना चाहा, लेकिन जनरल वकार साफ कह रहे हैं कि अब किसी भी कीमत पर या तो चुनाव कराइए या तो अब भैया तख्ता पलट होगा। अब यहां पर देखिएगा वहां ये भी सूचनाएं निकल के आ रही हैं कि सड़कों पर आर्मी फ्लैग मार्च हो रहा है, जगह जगह व्यवस्था बनाई जा रही है। तो इनको ये कयास लगाया जा रहा है कि वहां पर हो ना हो अब सैन्य शासन हो जाएगा, क्या तख्ता पलट हो जाएगा। अब इन्हीं सब चीजों को लेकर के मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि भैया ये आपका बांग्लादेश का मैप है। अब मैं आपको यहां पर एक बात क्लियर कर दूं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं एक बात यहां पर क्लियर कर दूं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये अगर मैं कह दूं कि बांग्लादेश है, ये आप देख रहे हैं भारत से लगा हुआ बांग्लादेश है। आपको ये भी क्लियर होगा कि बांग्लादेश, आपको ये क्लियर होगा कि बांग्लादेश, ये देखिए भारत के साथ ये बांग्लादेश का मैप है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। ये 4096 किलोमीटर का सबसे लंबी सीमा बनाता है। कौन बनाता है भैया? बांग्लादेश बनाता है। इतनी बात तो आपको क्लियर होगा। अच्छा, अब बांग्लादेश में एक जो जगह है, आपको ये चिटगांव दिख रहा है, ये जो चिटगांव दिख रहा है, ये एरिया कहा जाता है कि यहां पर अल्पसंख्यक श्रेणी ज्यादा है। आपको मैं ये बता दूं कि 1.3 करोड़ हिंदू, और ये कोई छोटी संख्या नहीं है। इतने बड़े हिंदुओं को बड़े पैमाने पर यहां पर क्या किया जा रहा है? उनका शोषण किया जा रहा है, जिसमें सिख हैं, बुद्धिज्म है ना, कुछ क्रिश्चियन है, हिंदुओं का शोषण हो रहा है। ये बांग्लादेश, ये वही बांग्लादेश है जो पहले भैया पूर्वी पाकिस्तान था। क्या था ये पूर्वी पाकिस्तान था, पूर्वी पाकिस्तान था। अब पाकिस्तान किसी भी कीमत पर बांग्लादेश पर काबिज करना चाह रहा था। इसके लिए इन्होंने क्या किया? बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर सैन्य टुकड़ी आ गई, उतर गई, और यहां पर महिलाओं का और यहां के लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। ऐसी स्थितियों में बांग्लादेश के अंतर्गत कहा जाता है कि 1971 में भारत का हस्तक्षेप हुआ। 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी दोस्त। कांग्रेस सरकार के अंतर्गत इंदिरा गांधी ने साफ कहा कि हम बांग्लादेशियों के साथ हैं, और पूर्वी पाकिस्तान जो है ये यहां से खत्म हुआ और इसे बांग्लादेश का नाम दिया गया। इसे बेटा बांग्लादेश का नाम दिया गया और इसकी कैपिटल ढाका बनाई गई। कहने का तात्पर्य है कि यह पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में जो जाना जाता है, यह 1971 में इसका उदय हुआ। अब यहां पर एक बात क्लियर कर लीजिएगा, अब क्या हो रहा है कि जो 1.3 करोड़ जो मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं या अल्पसंख्यकों की बात कर रहा हूं, वो बांग्लादेश को यहां से अलग करके एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं।
है ना। यानी कि इनका साफ कहना है कि खास करके रायगढ़ को चिटगांव से अलग करके एक अलग, है ना, राष्ट्र बनाया जाए जो हिंदू राष्ट्र हो, जिसमें हिंदू हो। तो खैर, अब ये जो भी हो, यहां पर आज भी एक बात क्लियर कर लीजिएगा। अब ऐसी स्थितियों में हम आपको क्लियर कर दें कि इन्हीं सब चीजों से नाराज होकर के, क्योंकि इनके यूनुस साहब के साथ यहां पर आर्मी तो बिल्कुल सड़क पे उतर आई है और साफ कह रहे हैं कि अब तख्ता पलट होना चाहिए, क्योंकि ये अपने वादों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। यहां के युवा, वे छात्र नेता जिनके सहयोग से 2024 में सत्ता इनके हाथ में आई थी, अब वे युवा भी इनके खिलाफ हैं। ऐसी स्थितियों में बार बार कह रहे हैं कि लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, आर्मी हमें सपोर्ट नहीं कर रही है, यहां की युवा भी अब हमारे विरोध में है, अब मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो ये बार बार यही कह रहे हैं कि मैं नाराज हूं, मैं इस्तीफा दे दूंगा, और अपनी इस्तीफा की इच्छा को जाहिर कर रहे हैं। और पीछे अब देखिए क्या होता है, जो भी बातें निकल के आएंगी बांग्लादेश को लेकर के, हम सबसे पहले आपको वो अपडेट करेंगे। तो साथियों, आपने देखा कि बांग्लादेश में इस समय उठापटक और, है ना, कुछ न कुछ सरकार और तंत्र को लेकर के कुछ अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। तो हमें उम्मीद है दोस्त, ये सेशन आपको जरूर अच्छा लगा होगा। आप अपने विचार जरूर दीजिएगा और लास्ट तक हमारे साथ आप बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट।